पुलिस वैन के सायरन की चीखती आवाज से वन वे स्ट्रीट का पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती वो सड़क हेडलाइट की रोशनियों में जगमगा रही थी। पत्थर लगाकर सड़क के एक हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि दो शहरों को जोड़ने वाली ये सड़क खून से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। सड़क के आसपास वाले पेड़ पौधों पर खून इस तरह लगा हुआ था कि मानो यहाँ खून की बारिश हुई हो। कि तभी तेजी से आती हुई एक पुलिस वैन रुकी और उस वैन से धड़ाधड़ उतरते हुए कई हथियारों से लैस जवान उतरे। पुलिस वैन के पीछे 4 एम्बुलेंस भी थी। एम्बुलेंस से उतरते वार्ड बॉय हैरानी से हर तरफ देख रहे थे और इसी के साथ ही वहां के बड़े पुलिस अधिकारी और वहां के मेयर भी आ पहुंचे। उस इलाके का थाना इंचार्ज वहां की घटना का मुआयना कर रहा था, क्योंकि इस जगह पर घटी घटना इतनी भयानक और डरावनी थी जो इससे पहले इस पूरे इलाके में कभी नहीं देखी गई थी। ये घटना यहाँ के लोगों और पुलिस अधिकारियों की सोच और समझ से बिल्कुल परे थी। यहाँ पर खड़ा हर व्यक्ति इस इलाके को देखकर बहुत ही ज्यादा दहशत में था। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 262। ये सब क्या है इंस्पेक्टर चंद्रकांत? ये कहते हुए इस इलाके के मेयर थाना इंचार्ज चंद्रकांत के पास पहुंचे, मगर उनकी आवाज में भी डर और कपकपी को साफ महसूस किया जा सकता था। उनकी नजरें ना चाहते हुए भी उस खौफनाक दृश्य को देख रही थी जो उनके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मेयर के शब्द पिघले शीशे की तरह चंद्रकांत के कानों में उतर रहे थे और चंद्रकांत उसी तरफ देखता हुआ कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। फिर भी मेयर की तरफ देखते हुए चंद्रकांत का बताना था, किसी ने बड़ी हैवानियत के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। ये सुनकर वहां खड़े सब लोगों के दिमाग में अजीब ख्याल दौड़ रहे थे, क्योंकि सड़क पर 12 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिनमें 4 मासूम बच्चे, 4 औरतें और 4 मर्द थे। इन 12 लोगों की लाशों की ऐसी भयानक हालत थी कि उन्हें देखने भर से ही किसी के भी डर से रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि किसी का हाथ गायब था तो किसी के पांव। किन्हीं लाशों में तो धड़ को उखाड़कर फेंक दिया गया था और चारों बच्चों के गुर्दे और कलेजे गायब थे। उस एरिया के मेयर ने रोब झाड़ते हुए एक बार फिर पूछा, मगर ये काम है किसका? हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तुम कर क्या रहे हो अब तक? अब चंद्रकांत की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। वो थोड़े गुस्से में बोला, मैं भी आपकी तरह किसी जिम्मेदार शहरी की हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे पता लगा सकूं कि ये हत्यारा या नरभक्षी कौन है। चंद्रकांत से बड़े अधिकारी ने ये सुनते ही थोड़ा चौंकते हुए बोला, नरभक्षी? कैसी बातें कर रहे हो चंद्रकांत? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ सर। आप देख ही रहे हैं, हर लाश का एक एक अंग गायब है। अगर कोई उस अंग को काटता तो धारदार हथियार के वार का निशान लाश पर होता, जबकि कटे अंग के स्थान पर किसी भी तरह का धारदार हथियार यूज नहीं किया गया, बल्कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से उस अंग को नोच नोच कर खा लिया हो। दूसरी बात यह है कि लाश के गायब अंग दूर दूर तक हमें कहीं नहीं मिले, लेकिन कटे हुए अंगों के अवशेष जैसे नाखून, बाल, सख्त और मोटी हड्डियां हमें एक गड्ढे में बरामद हुई हैं। ये सुनते ही एक बार फिर चौंकते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो चंद्रकांत? इस पे चंद्रकांत का कहना था कि मैंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया है। मुझे यहाँ कहीं भी किसी जानवर के पांव के निशान नहीं मिले। बारिश होने के कारण सड़क के किनारे मिट्टी बेहद नम थी। ऐसे में यदि ये सभी किसी आदमखोर जानवर का शिकार होते तो अवश्य ही यहाँ उनके पैरों के निशान भी मिलते, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ दूर दूर तक कोई भी जानवर के पांव के निशान नहीं है, मगर एक अजीब से निशान जरूर मिले हैं। ये कहते हुए चंद्रकांत अपने बड़े अधिकारियों को
उस तरफ ले गया और वहां की जमीन कच्ची होने के कारण कुछ निशान बन गए थे, मगर वो निशान ऐसे थे जैसे पांव के निशान ना होकर पांव की हड्डियों के निशान हो। पनबे पर हुए इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी, क्योंकि जब चंद्रकांत किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाया तो उसने डॉग स्काउट वालों की सहायता ली। घटना स्थल की तरफ पड़ते जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते किसी भीगी बिल्ली की तरह आवाजें निकाल रहे थे और घटना स्थल को सूंघते ही वो कुत्ते आसमान की तरफ सर उठाए रोने लगे। और इसके बाद जो हुआ वो हैरत अंगेज था। अचानक ही कुत्ते लोहे की मजबूत जंजीर में बंधे होने के बावजूद भी बेकाबू हो गए और कोई चैन छुड़ाकर और कोई चैन तोड़कर वहां से भाग गए। ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं कई दिनों तक होती रही। चंद्रकांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ ऐसा हुआ क्या था। और उसके लगभग 1 महीने बाद रात के अंधेरे में जब इक्का दुक्का वाहन ही सड़क से गुजर रहे थे, तब उस सड़क के दाहिनी ओर दूर तक फैले खेतों में सरसराहट हुई। कोई खेतों में खड़ी फसलों को अपने कदमों तले रौंदता हुआ सड़क की तरफ आ रहा था, मगर हैरत की बात थी कि आकाश की ओर मुंह उठाए खड़ी फसल किसी दबाव से बेजान होकर जमीन पर तो गिर रही थी, मगर उसे कुचलने वाला अदृश्य था। और उसके कुछ ही पलों बाद खेतों में अजीब सा धुआं उठने लगा और थोड़ी ही देर में उस धुएं ने एक मानव आकृति का रूप ले लिया। और अगले ही पल वहां एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। वो युवती सड़क के किनारे पहुंचकर आने जाने वाले वाहनों को देखने लगी कि तभी उसकी नजर दूर से आती लाल रंग की वैन पर पड़ी और उस वैन को देखते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक उभरी जैसे अंधेरे में खड़ी किसी बिल्ली की आंखें चमकती हैं। वैन के चालक और उसमें बैठे 4 मनचले युवकों को इसकी भनक तक नहीं थी कि थोड़ी ही देर में उनके साथ जो होगा वो उनकी कल्पनाओं से भी परे था। गाड़ी में बैठे एक लड़के ने उस युवती की तरफ देखते हुए कहा, अबे यार क्या मस्त लड़की है, देख तो जरा। उस तरफ देखते हुए दूसरे लड़के का कहना था, इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर कुछ भी सही नहीं होता भाई, गाड़ी मत रोकना। और ये सुनते ही साथ में बैठे तीसरे लड़के ने उसे सिर पर थपकी मारते हुए बोला, अबे खोंचू, रात के अंधेरे में निकलने वाली खूबसूरत लड़कियां ही हम जैसे भंवरों को ढूंढती हैं। ये कहते ही उस लड़के ने एक बार फिर वैन चालक से कहा, बेचारी लिफ्ट के इंतजार में लग रही है, वैन जरा रोक के चलाना। और थोड़ी ही देर में गाड़ी ठीक उस लड़की के पास जाकर रुकी। विंडो से सिर बाहर निकालकर उस लड़के ने बड़े प्यार से पूछा, हेलो मैडम, कहीं छोड़ दे क्या आपको? उसके सवाल पर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप मुझे माल रोड से पहले पड़ने वाले मोड़ तक छोड़ देंगे? ये सुनते ही उस लड़के ने एक बार फिर बोला, पर ये मोड़ तो सुहाग नगर की तरफ जाता है। इस पे उस लड़की का बताना था कि हाँ मुझे वहीं जाना है। इस पे वैन चालक ने अंदर बैठने का इशारा करते हुए कहा, अरे बड़े संयोग की बात है, हमें भी वहीं जाना है। मोड़ क्या, हम आपको सीधे सुहाग नगर ही ले चलते हैं, आइए बैठिए। ये कहते ही आगे बैठे उस लड़के ने पिछली सीट पर बैठे 2 दोस्तों की तरफ देखा तो उसमें से एक ने साइड डोर खोलकर लड़की के बैठने के लिए जगह छोड़ दी और लड़की के बैठते ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगी। माल रोड से पहले पड़ने वाले रोड पर वैन जरा सी मुड़ी तो चारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सड़क एकदम सुनसान और निर्जन थी। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक खेत और बड़े बड़े बगीचों से पूरा इलाका फैला हुआ था। तभी पिछली सीट पर बैठा एक लड़का चौंकता हुआ बोला, अरे यार ये बदबू कैसी है? बाकी तीनों ने भी उस गंध को साफ महसूस किया था। ये गंध इतनी भयानक थी मानो कहीं कोई मुर्दा जल रहा हो या मांस सड़ रहा हो। अगली सीट पर बैठे उस लड़के ने ये कहते हुए वैन की लाइट जला दी
और लाइट के जलते ही जब उसने आगे लगे मिरर में देखा तो जो दिखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछली सीट पर बैठी उस लड़की का कोई भी अक्स मिरर में नहीं था। ये देखते ही उसने चौंकते हुए मुड़कर पीछे देखा तो डर से उस लड़के की चीख निकल गई और उसकी चीख सुनते ही जब उन सबका ध्यान उस लड़की पर पड़ा तो पूरी वैन उन लड़कों की चीखों से गूंज उठी, क्योंकि अभी अभी जो खूबसूरत लड़की उनकी वैन में बैठी थी वो एक भयानक और डरावनी औरत में बदल चुकी थी। आधा जला हुआ शरीर, बिखरे बाल, काली पुतलियों में सफेद आंखें और किसी जंगली जानवर की तरह दांत निकाले उन सबको किसी शिकार की तरह घूर रही थी। वैन में बैठे युवक अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजे बिल्कुल ब्लॉक हो चुके थे कि तभी वो औरत किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए बोली, भागना चाहते हो अपनी मौत से, पर भाग नहीं पाओगे। उस औरत के मुंह से निकलती आवाज इतनी डरावनी थी कि पिछली सीट पर उसके साथ बैठे युवकों के चेहरे राख जैसे धुआं धुआं नजर आने लगे थे। उन सबकी सांसें डर से मानो बिल्कुल थम चुकी थी। जले भुने मांस से लिपटी वो औरत अपने भयानक पंजे अपने करीब बैठे युवक की तरफ फैलाए हुए उस युवक को देखने लगी और दूसरी तरफ बैठा साथी युवक उससे दूर होने की कोशिश करने लगा, मगर अब उन सबको बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था और एक झटके में उस औरत ने देखते ही देखते उस युवक का सर अपने हाथों में दबोच लिया। उस लड़के के हलक से अभी चीख निकल पाती कि उससे पहले ही उस औरत ने अपने लंबे दांत उसकी खोपड़ी में गाड़ दिए और किसी जानवर की तरह उस युवक को नोच नोच कर खाने लगी। उस युवक की सांसें एक पल में थम चुकी थी और दूसरी तरफ बैठा युवक ये भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो गया। तभी अगली सीट पर बैठा युवक किसी तरह वैन का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। दूर दूर तक रात का सन्नाटा पांव पसारे हुए था। वैन से उतरा युवक उस भयानक औरत से बचने के लिए अंधाधुंध भागे जा रहा था। अभी वो थोड़ी ही दूरी पार कर पाया होगा कि तभी अचानक सामने आती ढलान से फिसलता हुआ वो युवक लुढ़कते हुए काफी नीचे एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। दर्द से कराहते हुए युवक ने चारों तरफ घूमकर देखा तो वो जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की मूर्ति थी और इस युवक का नाम अजय था। अजय को अपने सिर में काफी दर्द हो रहा था। सिर को छूकर देखा तो ढलान से गिरने पर कुछ गहरे जख्म सिर पर आए थे जिस पर खून जमकर सूख चुका था। अजय बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता हुआ किसी शराबी की तरह झूमता हुआ सड़क पर आ पहुंचा। सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। गिरता पड़ता हुआ अजय जैसे ही सड़क के बीच पहुंचा कि तभी अचानक तेज रफ्तार आती एक गाड़ी से टकराकर हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। अजय जिस गाड़ी से टकराकर अभी अभी गिरा था उसमें इंस्पेक्टर चंद्रकांत अपने ऑफिसर के साथ थे। दरअसल वो खेत में मिली उसी लाल वैन के 3 युवकों की लाश का पंचनामा तैयार करके लौटा था। वो क्षेत्र भले ही चंद्रकांत के अंडर नहीं आता था, मगर सबों की हालत ठीक पुरानी घटना से मिलने के कारण सूचना मिलते ही चंद्रकांत उस स्थान का मुआयना करने पहुंचा था। अजय को चंद्रकांत ने तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरी इलाज के बाद होश आने पर अजय ने इंस्पेक्टर चंद्रकांत को जो बताया वो सुनकर चंद्रकांत के ही नहीं बल्कि बड़े पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए।
अजय की ऐसी बातें सुनकर एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि अजय सिर पर चोट लगने की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठा है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। पर डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उसे स्वस्थ सिद्ध कर दिया। लेकिन चंद्रकांत को भूत प्रेत या चुड़ैलों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो नास्तिक था, मगर वो अंधविश्वासी नहीं था। जीवन में पहली बार उसके सामने एक ऐसा केस आया था जिसने उसके दिमाग की नसों को हिलाकर रख दिया। चंद्रकांत घटना स्थल के आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करता रहा कि शायद उसे कोई चश्मदीद गवाह मिल जाए, मगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला जिसने उस पैन को अपनी आंखों से देखा हो। रात को जब वो दिन भर थक कर अपने थाने में पहुंचा तो उसे उसके साथी ने हॉस्पिटल में मिली फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बता दी और बताया कि हॉस्पिटल में भर्ती अजय नाम के उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स वैन की अगली सीट और दरवाजे पर मिले थे। ये रिपोर्ट्स देखकर चंद्रकांत के दिमाग में काफी सवाल दौड़ रहे थे, यही सोचते हुए कि कहीं खूनी अजय तो नहीं है। अधिकांश मानसिक बीमारियां डॉक्टरी रिपोर्ट्स में नहीं आ पाती। क्या पता अजय किसी ऐसी मानसिक रोग में ग्रस्त हो जिसके कारण वो ऐसी हत्याएं कर रहा हो। अक्सर विकट मानसिक रोगियों को हत्या करने का जुनून होता है। यही सोचता हुआ चंद्रकांत तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया और दूसरी तरफ अजय को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया गया क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। सिर पर गहरी चोट और दिल पर सवार उस भयानक घटना की दहशत के कारण वो बार बार बेहोश हो जाता। पर अभी अजय इस समय अपने वार्ड में अकेला और होश में लेटा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो वार्ड में अकेला नहीं बल्कि कोई और भी उसके ठीक पीछे खड़ा हो। लेटे लेटे ही अजय ने चारों तरफ देखा तो पूरे वार्ड में उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर किसी के होने का एहसास वो साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अभी वो इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके ठीक पीछे वाली खिड़की एक झटके में खुली और सर्द हवा के झोंके खिड़की के पर्दे को मानो चीरते हुए पूरे कमरे में फैल गए। कमरे में मध्यम बल्ब की रोशनी से अजय को अजीब परछाइयां दिखने लगी। अजय अभी उस तरफ ध्यान दे पाता कि तभी उसे अपनी बाजू में तेज दर्द महसूस होने लगा। दर्द के होते ही उसने अपनी बाईं तरफ पलटकर देखा भर था तो जो देखा वो इतना भयानक था कि अजय के हलक से आवाज भी मानो गायब हो गई थी, क्योंकि अजय के ठीक बाईं तरफ वही औरत खड़ी थी जिससे भागकर अजय यहां पहुंचा था। अजय की बाजू पर लगी ब्लड की सुई उस औरत के हाथ में थी। उसके खींचने के कारण ही अजय को अपनी बाजू पर दर्द का एहसास हुआ था और अजय के देखते ही देखते ब्लड पाइप के सहारे वो औरत बोतल का सारा खून पी गई। ये जो भी अभी अजय के साथ हो रहा था, ये मंजर अगर किसी कमजोर दिल वाले इंसान के सामने होता तो शायद वो ये मंजर देखने भर से ही मर जाता। खून की बोतल खत्म होते ही वो औरत किसी भयानक आवाज में बोली, तूने क्या सोचा मेरे पंजों से निकलकर तू बच जाएगा? ये कहते हुए उस भयानक औरत ने अपना हाथ अजय की तरफ बढ़ाया, पर इससे पहले कि उस औरत का हाथ अजय तक पहुंच पाता, उस औरत की गर्दन बिना धड़के कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ गई, जहां खड़ा इंस्पेक्टर चंद्रकांत हैरत में और डर से फटी आंखों से इस भयानक दृश्य को देख रहा था। इस पूरी घटना को देखकर इंस्पेक्टर चंद्रकांत कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। चंद्रकांत को देखते ही वो औरत किसी गुस्सैल जानवर की तरह कुर्राती हुई चंद्रकांत की तरफ मुड़ी। चंद्रकांत डर से पीछे की तरफ हटने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस औरत के भयानक पंजे उसकी गर्दन पर आ गए।
चंद्रकांत अभी कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उन पंजों की पकड़ और भी तेज होने लगी। चंद्रकांत उस औरत के पंजों से अपनी गर्दन मुक्त करने के लिए काफी प्रयास करता रहा, पर उस भयानक औरत की ताकत के सामने चंद्रकांत के सारे प्रयास असफल थे। मौत को इतना करीब देखकर चंद्रकांत ने हनुमान चालीसा का पाठ बोलना शुरू किया। उसके मुंह से हनुमान चालीसा के पवित्र बोल निकलते ही वो औरत भयानक चीख के साथ बुरी तरह से छटपटाने लगी और उसके पंजे अब चंद्रकांत की गर्दन से हट चुके थे। चंद्रकांत ने उसके हाथों को पूरी मजबूती से पकड़ लिया और हनुमान चालीसा के बोल लगातार बोलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत भयानक पीड़ा से गुजर रही थी। वो चंद्रकांत की पकड़ से छूटने के लिए हवा में उड़कर चंद्रकांत को दीवार से टकराने लगी, पर अब चंद्रकांत की मजबूत पकड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। जैसे जैसे हनुमान चालीसा के बोल आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उस भयानक औरत की शक्तियां कमजोर होती गई और जैसे ही चंद्रकांत ने हनुमान चालीसा का अंतिम बोल कहा, एक भयानक चीख के साथ ही उस औरत का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह जलने लगा और कुछ ही पलों में वो औरत जलकर धुएं में गायब हो गई। दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं जिसका जिक्र तक करने से लोगों की रूह कांप जाती है, पर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी किसी भी घटना या भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उन्हें हनुमान चालीसा याद है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।